कूल थे राइट। वीकेंड्स पे चिल करने के लिए आप इनमें से कहीं ना कहीं तो गए होंगे, लेकिन कभी सोचा है जो आपके वीकेंड्स एंड नाइट लाइफ को इतना हैपनिंग बनाता है, उन पब्स, बार्स एंड रेस्टोरेंट्स का बिजनेस खुद कितना हैपनिंग होता है। वेलकम to another episode of Business Talkies. Fancy romantic candlelight dinners हो या loud fun party, restaurants अभी खाने के साथ vibe भी deliver कर रहे हैं। European, American या शुद्ध देसी Indian, you name it. The F&B industry is trying to deliver something new and exciting every day. जिस social, Big Brewski और Roxy को आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा, वो भी कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। Although उनके luxury dining experiences में एक इंसान का उनका signature touch है और उनका नाम है प्रवेश पांडे। इन्होंने अपना करियर की शुरुआत क्रूज शिप रेस्टोरेंट्स और हार्ड रॉक कैफे जैसे ब्रांड्स के साथ शुरुआत की। इसके बाद ही बिकेम द साउथ बिजनेस हेड फॉर सोशल एंड ही सक्सेसफुली लॉन्च्ड इट इन बैंगलोर। इन 2016 he rebranded Big Brewski to Big Brewski Brewing Company. It was the first ever biggest restaurant in Asia that he launched with his partners. Let me tell you a secret. Fun fact 1. बिग ब्रूस्की का टैटू उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर करवाया है। In 2022, he started Roxy, a super aesthetic restaurant in Bangalore. By the way, fun fact 2, Pravesh has named Roxy based on a woman he met during his cruise days. ऐसे ही कुछ फन फैक्ट्स और बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स के बारे में बात होगी आज, जैसे ये ऑपरेशंस इंप्रूव करने के लिए हिडन हैक्स क्या है, क्या एग्रीगेटर्स के बिना भी ये बिजनेस पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट्स एंड प्रॉफिट्स कैसे दिखते हैं, एंड अ लॉट मोर। सो गेट रेडी टू मीट द मैन हु इज मेकिंग द वर्ल्ड चिल बेटर, मिस्टर प्रवेश पांडे। बिजनेस टॉकीज अब स्पॉटिफाई और एप्पल पॉडकास्ट पर भी अवेलेबल है। सो अभी शुरू करते हैं हम लोग एक रैपिड फायर के साथ, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडिया में रेस्टोरेंट स्टार्ट करने के लिए बेस्ट कुजीन कौन सा है? वर्ल्ड क्यूजीन फॉर लार्ज फॉर्मेट्स, इंडियन क्यूजीन फॉर QSR फॉर्मेट। F&B इंडस्ट्री के बारे में सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन क्या है? बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है और काम बहुत आसान है और पैसा बहुत जल्दी आ जाता है। पैसा आता है लेकिन आता है बट काफ़ी टाइम के बाद आता है। F&B इंडस्ट्री में एक ट्रेंड जो आपको काफ़ी ओवररेटेड लगता है? मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी, फूड वाइज। अल्कोहल में क्राफ्ट बॉटल बियर्स का जो बिजनेस है वो इन्वेस्टर्स के आइज में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, बट मेरे ख्याल से वो हिट नहीं है। जो ब्रूअरीज अभी बॉटल वाली, बॉटल्स और कैंस वाली जो बियर्स आती हैं वो काफ़ी ओवररेटेड है। चलो सर, दिस इज इंटरेस्टिंग। अभी थोड़ा डीप घुसते हैं जी। लास्ट 20 इयर्स में जी इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है इन टर्म्स ऑफ रेस्टोरेंट्स, द ड्रिंकिंग कल्चर एंड एवरीथिंग हैज बीन क्रेजी। यस, एब्सोल्युटली। इसका क्या इम्पैक्ट हुआ है अभी तक और हो क्यों रहा है ये, एंड हाउ डू यू सी दिस ट्रेंड इवॉल्विंग? टू इज ऐसे कोई इनसाइट जो बाहर वालों को नहीं पता है इसके बारे में? तो स्प्लिट कर देते हैं क्वेश्चन। आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट 2 डेकेड्स मैंने नहीं देखा था कभी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडेज के लोग अल्कोहल पी रहे हैं बार में बैठ के। और आज की डेट में वेडनेसडे इज बिकम अ न्यू सैटरडे। यस, ये जबरदस्त चेंज जो हुआ है इंडिया के अंदर, ये क्यों हुआ है? क्योंकि आई थिंक IT प्रोफेशनल्स जो छोटे शहरों से बड़े शहरों में आके अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं, अच्छी सैलरीज पा रहे हैं, पर कैपिटा इनकम कंट्री की बढ़ रही है, GDP बढ़ रही है, लोग इंटरनेशनली ट्रैवल करके अपने कंपनी के थ्रू वापस आ रहे हैं, एक्सपोजर मिल रहा है, और साथ में न्यूक्लियर फैमिलीज के साथ रहते हैं। तो इन सब लोगों को खाना कम बनाना है, बाहर जाके खाना खाना है, और बाहर जा ही रहे हैं तो 2 बियर पीने में आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और दूसरी बात लगती है, कोविड के बाद अगर देखा जाए तो बिजनेस काफ़ी ग्रो हो गया है। प्री कोविड से पोस्ट कोविड का कंपैरिजन करेंगे तो रेस्टोरेंट्स का बिजनेस काफ़ी ग्रो हो गया है। अच्छा। वही रेस्टोरेंट जो कोविड के पहले काम करते थे, जैसे बिग ब्रूस्कीज हमारे हो गए, और वो कोविड के बाद मैंने देखा है कि वो एक रिवेंज शॉपिंग वाला स्प्री आया था, उसके बाद मुझे लगता है कि लोग सोचते हैं वो खत्म ही नहीं हो रहा है। वो लग रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि लाइफ जियो, आज प्रेजेंट में रहो और ज़्यादा स्ट्रेस मत लो फ्यूचर का। मुझे ऐसा लगता है कि दैट समवेयर सॉफ्टली इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग द कल्चर ऑफ गोइंग आउट मोर ऑफन, ड्रिंकिंग मोर ऑफन। दूसरा ट्रेंड अगर देखा जाए कि ड्रिंकिंग कल्चर में क्या हुआ है पिछले 2 डेकेड्स में, तो माइक्रो ब्रूरीज हैव इवॉल्व्ड, राइट। आई थिंक द फर्स्ट माइक्रो ब्रूरी वाज in 2010 if I am not wrong. Pune, right? In Bangalore it was 2010 in Beer Club, and then it was Toit, right? और तब से अगर आप अभी देखें तो इतनी ज़्यादा ब्रूरीज खुल चुकी हैं, लोगों को बियर काफ़ी पसंद आ रही है, उनको ये भी समझ में आ रहा है कि थोड़ी कॉन्शियस ड्रिंकिंग है, एडिटिव्स नहीं है, हेल्दी है। दिस हैज़ रियली कॉट अप बिग टाइम एंड आई थिंक इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी फास्ट पेस। बट बैंगलोर जैसे प्लेस में इतने सारे ईट आउट्स है, रेस्टोरेंट्स है, पब्स है, बार्स है, व्हाट डज इट टेक फॉर अ प्लेस लाइक द वन वी आर सिटिंग इन रॉक्सी टू हैव अ पैक हाउस ऑन अ वीकडे? लाइक ऐसे क्या आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है जैसे कि जिसके वजह से ये इफेक्ट आए? हाउ डू यू डू इट? So I think once you find out the location,
then you have to figure out the gap between the demand and supply. हर नया restaurant without any differentiator will not be packed on a weekday, right? जैसे हमने जब सरजापुर लोकेशन चूज़ किया स्पेशली इस रॉक्सी रेस्टोरेंट के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल एनालिसिस किया था कि कितने माइक्रो ब्रूरीज, कितने रेस्टोरेंट्स, कितने बार्स हैं और मार्केट का साइज़ क्या है. यू नो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बोलता हूँ कि 8 माइक्रो ब्रूरीज थे यहाँ पे, एक भी कॉकटेल बार नहीं था. दूसरी चीज़ कि माइक्रो ब्रूरीज आर वेरी डार्क एंड ओपन प्लेसेस एंड मेटल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, मेटल चेयर्स हैं, पत्थर के टेबल लगे हुए हैं क्योंकि ओपन एयर है, तो आपको वो कंफर्टिंग कुशन वाला सीटिंग नहीं मिल रहा है. उसका कंप्लीटली ऑपोजिट वाइट ब्राइट स्पेसेस इज व्हाट रॉक्सी बिकेम. तो नेट कहने का मतलब ये है कि अगर आपको वीकडेज में लंच को फिल करना है, इवनिंग्स को फिल करना है, तो अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें. अपनी लोकेशन एडवांटेज के हिसाब से सोचें कि आपके मार्केट में कौन सी चीज़ मिसिंग है, प्रॉब्लम क्या है मार्केट में जिसको हम बोलते हैं. और तीसरा, आपका जो सोल्यूशन है प्रोडक्ट, वो अपना बहुत प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. एंड उसके बाद फिर ऑफ कोर्स आपको मार्केटिंग अच्छी करनी चाहिए. बस आई थिंक व्हाट डू यू मीन बाय अच्छी मार्केटिंग? कंज्यूमर्स टुडे दे लाइक two things. One is experiences more than just a product, and second the story. If your brand does not carry a story, the chances of you going viral when you launch becomes challenging. Roxy, the word itself intrigues people. Question mark आ जाता है कस्टमर की, यार रॉक्सी है कौन? काफ़ी अच्छी स्टोरी है, लोगों को बिलीव होता है और लोग मानते हैं कि यार ये अच्छी एक स्टोरी है जिसको किसी तरीके से उतारा गया है. अगर आप कभी कंसिडर करोगे टू ओपन एनीथिंग इन टियर 2 टियर 3, अगर आप करोगे वो क्या होगा, क्या फॉर्मेट होगा, व्हाट इज इट गोना बी? यस, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. मैं खुद एक छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, वाराणसी से. अगर मुझे वाराणसी, लखनऊ जैसे रेस्टोरेंट्स में कुछ खोलना होगा तो मैं ऑफ कोर्स बार ही खोलूँगा विथ अ रेस्टोरेंट vis-a-vis just I'm more of a bar guy, quite honestly. I was a bartender, so मुझे ये बिजनेस बहुत समझ में आता है. और एक वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन वाला कॉन्सेप्ट खोलूँगा जो बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, लाइक अ पावर इकोनॉमी बार, बिजी बार, very pleasantly surprising rates, a cuisine which can give exposure to these small town customers who can access better food beyond French fries and basic pizzas. I would definitely like to take good qualities of pastas, better Chinese, Asian food to these tier 2 cities, give them exposure of drinking cocktails. They have no idea about what cocktail culture is, and obviously give them, if possible, if the state laws allow, तो उनको एक टैप हाउस, क्राफ्ट टैप रूम जैसा एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस छोटे शहरों में लोग सिर्फ बॉटल बियर पी रहे हैं और उनको अंदाज़ा नहीं है कि उसमें कितने एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. एंड हाउ इज द मार्केट लाइक? आपको लगता है वो भी एक्सपैंड कर रहा है सिग्निफिकेंटली? थोड़ा सा अवेयरनेस का चैलेंजेस आता है, टियर 2 में भी आता है. लोगों को थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी लग जाता है कभी कभी, किस तरीके से वो रेस्टोरेंट्स में जा रहे हैं, बार में जा रहे हैं. बहुत ज़्यादा अच्छा आपने बना दिया, जैसे 5 स्टार होटल्स भी हैं वाराणसी में, बट लोकल क्राउड बहुत कम जाता है. द टॉप ऑफ द पिरामिड क्राउड ही जाता है. बट अगर आपको एक ब्रांड खोलना है जिसको आप स्केल कर सकते हो, तो मिड ऑफ द पिरामिड या लोअर मिडिल पिरामिड को अगर आप फोकस करेंगे तो टियर 2 में बहुत डिमांड है. इफ़ यू फोकस योर ब्रांड which is catered to the masses and at the bottom of pyramid, that's where you become industrialist, not just a businessman. थोड़ा आप ब्रेक डाउन कर सकते हो हमारे लिए QSR का मॉडल क्या होता है, हाउ स्केलेबल इज इट एंड हाउ डू यू मेक इट स्केलेबल, और उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोस एंड कॉन्स क्या है? प्रोज ही प्रोज हैं. इनफैक्ट मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ. इनफैक्ट आपसे पूछना चाहता हूँ वैभव कि आपके दिमाग में कौन सा ब्रांड आता है जब मैं बोलता हूँ कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉफ़ी ब्रांड? Starbucks. Right. Where is it from? US. Very good. Which is the best fried chicken brand? KFC. Where is it from? US. Kentucky Fried. Which is the best burger brand? Debatable, but I like Burger King. Where is it from? US. Which is the second best burger brand? McDonald's maybe. Where is it from? US. Which is the best pizza brand? That's a tough one. Now that I've had good pizzas, but scalable model. Scalable model में probably Domino's. Domino's or Pizza Hut, right? Domino's. They are also from US. Right. What is it so essentially different and unique that America is a hub for all these large scale format QSR formats? I think one is the
lean product menu, okay, keep Number it of items बहुत कम very रहते हैं। very very less. Backward integration बहुत important है आपकी supply chain basically. फ्रोजन कहाँ से बन रहा है, कैसे स्टॉक कर रहे हो, कितनी शेल्फ लाइफ है, ये एक एक्चुअली फूड टेक्नोलॉजी है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मेकिंग अ शेफ एंड हायरिंग. It's a most difficult job because wastages go very high if your backward integration and your supply chain is not sorted out. I have got friends who have done a lot of brands where they have been struggling. किसी ने shawarma का brand खोला हुआ है, किसी ने खुद का QSR हाँ, और उनका सबसे बड़ा चैलेंज है कि सर हमारा जो मार्जिन्स है वो बहुत कम है और हम प्रॉफिट मार्जिन्स बहुत कम है और वेस्टेजेस हमारे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो रही है, कंसिस्टेंसी ऑफ फूड प्रॉब्लम हो जा रही है, राइट. दूसरी बात है प्रोसेसेस पे ध्यान दें, राइट. स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग एंड प्रोसेसेस अगर, और इंडिया में बहुत वीक है ये ट्रेनिंग एंगल पार्ट ना, बहुत कमज़ोर है. क्यों कमज़ोर है मैं बता देता हूँ, क्योंकि IQ लेवल ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग एट अ ब्लू कॉलर वर्कफोर्स इन इंडिया इन QSR इंडस्ट्री इज़ वेरी लो. एंड इफ़ यू गो टू अमेरिका, यू नो देयर आर पीपल, जो लोग काम कर रहे हैं, डिलीवरी भी काम कर रहे हैं, जो बार में भी काम कर रहे हैं, जो QSR में भी काम कर रहे हैं, उनको बेसिक्स ना, उनको आप बोलोगे ये प्रोसेस फॉलो करना है तो समझ जाते हैं. द डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ वेरी लो. तो आप बोलोगे कि यार मेरे को वेटर बनना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे बैरा बनने जा रहे हो. एंड आई एम थैंकिंग दिस एंटायर कम्युनिटी हु इज वर्किंग and on whose shoulders the entire F&B industry is now standing. बट चैलेंजेस तो वहाँ आते हैं कि प्रोसेस कैसे उनको ट्रेनिंग किया जाए. तो अगर आपको प्रोसेस, जैसे आपने वीडियोस बना लिए अपने रेसिपी के, राइट, उसको मल्टी लैंग्वेज में रख दिया, आप ट्रेनिंग दे सकते हो. बार बार वो बंदा वीडियो देख सकता है, राइट. फिजिकल डिपेंडेंसीज हट के थोड़ा टेक्नोलॉजी के थ्रू आ सकती है. जो आप काम कर रहे हो ग्रोथ स्टोरी में, राइट, आप ट्रेन कर रहे हो लोगों को. तो प्रोसेसेस का रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है. तो पहला हो गया प्रोडक्ट एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सेकंड प्रोसेसेस, राइट. एंड आई थिंक थर्ड इज द ट्रेनिंग पार्ट व्हिच आई एम्फसाइज्ड ऑन. एंड आई थिंक लोकेशन is very critical for QSR. It needs to be in more hubs, so you need to have an advantage of having a location. I think that's pretty much a QSR business. So अगर मुझे QSR का बिजनेस खोलना है जी, what is the right playbook? मैं एक आप डोमिनोज सबसे पहले तो इंडियन गोलगप्पे को आप एक ब्रांड में मिला दीजिए. बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी. मतलब आप देखो सर, समोसा के लिए ब्रांड बन चुका है, चाय के लिए ब्रांड बन चुका है, राइट. आई थिंक काठी रोल्स का भी ब्रांड बन चुका है, कोलकाता काठी रोल्स. एक सेगमेंट जो मुझे लगता है कि मिसिंग है ना, वो पानी पूरी का है. और ये KPMG की एक रिपोर्ट आई थी मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले कि इंडियन स्ट्रीट फूड का जो एनुअल टर्नओवर है वो शायद 250,000 करोड़ का है, जिसमें आपके गोलगप्पे वाले आते हैं और डिसऑर्गेनाइज्ड मार्केट जिसको बोला जाता है, राइट. तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक ऐसा ब्रांड बनाए आप जो मासेस के लिए ब्रांड बन जाए, गो टू ब्रांड बन जाए. बट अगर मुझे QSR शुरू करना है, जी, हाउ डू आई गो अबाउट इट? प्लेबुक क्या है कि मैं डोमिनोज या KFC या इवन अ स्मॉलर फ्रेंचाइजी पहले लेके आऊं, चलाऊं उसको 2-3 साल? बिल्कुल. आई थिंक खुद का ही बनाओ स्टार्ट. नहीं, आई थिंक हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपने पूछा मुझसे. न्यू बी स्टार्टअप ओनर्स को या फिर रेस्टोरेंट में जिसको रेस्टोरेंट या QSR खोलना है, मैं उनको एक ही रिकमेंडेशन करता हूँ. आप अपना रेस्टोरेंट शुरू करने से पहले किसी भी एक ऐसे सिमिलर फॉर्मेट रेस्टोरेंट में जाके एक इंटर्नशिप कर लें. आपको अगर पैसा देना हो तो आप उस ओनर को पैसा दे दीजिए. इंटर्नशिप के लिए पैसे दे दीजिए. मतलब ये इतना वैल्यूएबल इनसाइट होगा उस ओनर के लिए कि आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर यू सब्सक्राइबिंग फॉर. आप किस चीज़ में सर हाथ डाल रहे हो अपना. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. आप घुस के आपको हर डिपार्टमेंट में, आपको डिश वॉशिंग में, आपको किचन में, आपको परचेज डिपार्टमेंट में, अकाउंट्स में, HR में, सर्विस डिपार्टमेंट में, होस्ट डेस्क पे वैले कैसे मैनेज करना, ये सब में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस. मैनेजमेंट ट्रेनिंग बन जाओ. बिल्कुल. QSR की बात अगर आप कर रहे हो तो QSR में भी प्रोसेसेस कैसे बनाते हैं, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करते हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग कैसे, ऑडिट्स कैसे करते हैं, राइट. इंडिया में F&B, इंडिया में नहीं, एसेंशियली F&B बिजनेस काफ़ी ज़्यादा है, राइट. रेस्टोरेंट्स है, देयर पब्स, देयर ब्रूअरीज, देयर कैफेज एंड देयर QSR सेटअप्स एज वेल. एक के लिए इन्वेस्टमेंट कितने चाहिए होंगे अगर किसी को शुरू करना होगा? So QSR format, let's say 15 lakhs, 20 lakhs, आप शुरू कर सकते हैं. 300 square feet. Exactly.
उसके ऊपर मेरे ख्याल से कैजुअल डाइनिंग कैफ़े हो जाता है। अगर आपको एक अच्छा कैफ़े खोलना है तो आज की डेट में बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से 30 लाख to 60 लाख के बीच में होगी। ये जो इन्वेस्टमेंट है ये जस्ट फॉर द सेटिंग अप? नहीं, इसके अंदर सब कुछ है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट कॉस्ट है। इसमें आपको डिपॉजिट देना पड़ेगा रेंट का, इसमें अगर आपको लाइसेंसेस लेने हैं, इसमें किचन इक्विपमेंट्स आ गए, फर्नीचर्स आ गए, इंटीरियर साउंड सिस्टम सब आ जाएगा। आई एम टेलिंग यू अ प्रोजेक्ट एंड टू एंड कॉस्ट, राइट। अगर आप एक अच्छा फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो ये मेरे ख्याल से 2 करोड़ तक जा सकता है। समथिंग लाइक दिस? नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा बजट है। इसके ऊपर फाइन डाइनिंग के ऊपर एक बार अगर आपको अटैच करना है रेस्टोरेंट में तो 3 करोड़ 3.5 करोड़ तक जा सकता है। उसके ऊपर अब गेम रियल शुरू होता है जब आपको बड़े रेस्टोरेंट्स और पब्स बनाने होते हैं 10,000 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो एक अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ का नंबर प्लस माइनस 1-2 करोड़ आप रख सकते हैं। उसके ऊपर और चलते हैं, ट्रिपल एक्सेल वाले साइज में चलते हैं, 50,000 स्क्वायर फीट, 40,000 स्क्वायर फीट, 70,000 स्क्वायर फीट। इंडिया लार्जेस्ट है वो 25 करोड़ से 35 करोड़ के बीच में एक नंबर चल रहा है फॉर अ 1.5 to 2 acre प्लेस। क्रेजी। और हाउ डू प्रॉफिट मार्जिन, सो व्हाट इज मोस्ट प्रॉफिटेबल? या सो QSR फॉर्मेट्स पे ना स्केल है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, बट मार्जिन्स का परसेंटेज थोड़ा कम है, बहुत कम है एज कम्पेयर टू बार्स वाला बिजनेस, राइट। बार्स वाला लेबर इंटेंसिव बहुत ज़्यादा है, ऑन ग्राउंड एफर्ट बहुत है। वो बोलते हैं ना, आप टेक में बोलते हैं हाई इम्पैक्ट हाई एफर्ट, राइट, हाई एफर्ट हाई इम्पैक्ट, राइट। सो मुझे लगता है कि QSR में मीडियम एफर्ट मीडियम इम्पैक्ट है या लो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी वाइज। माइक्रो ब्रूरीज जैसे फॉर्मेट में, बार्स जैसे फॉर्मेट में हाई एफर्ट है बट हाई इम्पैक्ट भी है, मार्जिन्स भी बहुत ज़्यादा है। सम इन गुड केसेस good brands can go up to 32-33% of profit margins, EBITDA levels I'm talking about। तो अगर आपने 3 करोड़ का धंधा किया तो आप महीने का 1 करोड़ 1.25 करोड़ के बीच में आप पैसा कमा के जा रहे हो। And for you to make that kind of money, how big the place has to be? It should be approximately around 450 to 500 covers। उसका मतलब क्या? Covers मतलब सीटिंग्स, जैसे हम एक चेयर को हम कवर बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में। तो आपको अगर 400 से 500, 450 से 500 कवर्स मतलब सीटिंग रेस्टोरेंट बनाया जिसमें बार भी है, बियर भी है और वर्ल्ड क्यूजिन भी है, और आपने अच्छा ब्रांड बनाया है, अच्छी स्टोरी अटैच की है, और कंसिस्टेंसी प्रोडक्ट पे बहुत है, प्रोसेसेस बहुत अच्छे हैं, टीम आपकी बहुत स्ट्रांग है, तो आपको 3 करोड़ 3.25 करोड़ का बिजनेस मिल सकता है, और उसमें आप 30-32% का स्मार्टली प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और अगर आपने 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है ऐसी जगह तो 10 शुरू के 2-3 महीने आप छोड़ दीजिए तो 10 महीने का या 12 महीने का आपका एक पे बैक पीरियड मिल जाता है। इसका मतलब इनक्रेडिबली फास्ट। यस, फॉर सम सक्सेस, एंड द कॉस्ट हियर इज, आई एम टेलिंग यू, इन हॉस्पिटैलिटी स्पेशली इन बार बिजनेस you got to be paying a cost. Sometimes it's also not spending time with your family. You work late nights, you sleep till late mornings, you get up. 7 days a week. Your normal life of 9 to 6 is abnormal. You actually start at 12 or 1 and then you go on till about 12 or 1 in the night, right? Until you have 2-3 more brands, you won't be able to hire expensive resources also. What percentage of F&B businesses actually succeed? High failure mortality rate मेरे ख्याल से इस समय 65%। क्यों? Why? भाई चैलेंज है कि लोगों को पर्सनल इंटेलिजेंस और साइंटिफिक इंटेलिजेंस में डिफरेंस नहीं पता होता है। लोगों को लगता है कि पर्सनल इंटेलिजेंस का एग्जांपल है कि मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ या मेरी वाइफ अच्छा खाने बना लेती है और मुझे खाने का, ये थर्ड कॉम्बिनेशन, मुझे खाने का बड़ा शौक है तो मुझे घर पे होस्ट करने का बड़ा अच्छा शौक है तो मुझे रेस्टोरेंट खोलने का बड़ा मन था, हालांकि मेरा कोई दूसरा बिजनेस भी होगा। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि ऑन ग्राउंड these kind of owners, this kind of investors or owners, they always assume that they will be able to play the game. But they don't realize that the game is being played by someone else. And I'll give you an analogy, बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ। क्रिकेट का एक स्टेडियम में मैच चल रहा है और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर पिच पे बैटिंग कर रहे हैं और कोच एग्जांपल राहुल द्रविड़ बाहर बैठा हुआ है, राइट? तो उस पिच की कैसी कंडीशन है ना, वो सिर्फ बैट्समैन को पता है। करेक्ट। If at all anything can happen or anybody who can change this thing, change the game or can win the game are those batsmen. Correct. Can the coach really do anything there?
He can just sit and think and maybe strategize. Yeah, limited. Yeah. So जो mindset owners का है वो कोच जैसा है, बट रियलिटी में उनको प्ले करना है गेम. फ्लोर पे खड़े होके टिश्यू पेपर उठाना है, कस्टमर से बातें करनी है, बार में घुस के हेल्प करना है, किचन में जाके चिल्लाना है, ऑर्डर देखना है क्यों नहीं आ रहा है, प्रोसेस को आरसीए रूट कॉज एनालिसिस करना है. बहुत ओनर्स मैंने देखा है और एट बहुत सीनियर लेवल पे मैंने देखा है जो अपने रेस्टोरेंट्स खोलते हैं वो आरसीए नहीं कर पाते. राइट? ये रूट कॉज एनालिसिस क्या है? कोई प्रॉब्लम है तो वो जाके सिर्फ अपना गुस्सा निकाल देते हैं चिल्ला के, क्या कर रहे हो शेफ, क्यों हो रहा है, लेट हो रहा है, खाना नहीं पहुंच रहा है, बट वो शेफ को डायरेक्शन नहीं दे पाते हैं. राइट? उनको ये नहीं समझ में आता कि उनके साथ बैठ के इसका रूट कॉज एनालिसिस क्या है. किचन टाइट हो रहा है, आपका इक्विपमेंट इश्यूज है, रेफ्रिजरेशन का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है जिससे ये हो रहा है, मैन पावर इश्यूज है, वो 5 वाइज बोलते हैं ना, वो नहीं होता. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि पर्सनल इंटेलिजेंस इज नॉट सफिशिएंट टू रन द प्लेस. यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग दिस एज अ सीरियस बिजनेस. ये पैशन में मैं छोले भटूरे की दुकान चेन खोल दूंगा, मैं पैटिसरी का ब्रांड खोल दूंगा, मुझे बेकरी बहुत पसंद है तो मैं बेकरी का ब्रांड बना लूंगी. Because with due respect with all the artists and the passionate people who are out there, I am requesting them again and again to please do internship. Focus on the scientific intelligence. How is data influencing your business? Right? What part of the metrics you should really look at? Just because you want to open one restaurant for a 20, 40, 50,000 rupees, there is a lot of effort you have to put in. Right? Right? 4 लाख का धंधा होगा, 60,000 70,000 रुपए लोग बनाते हैं, फिर इतनी मेहनत होती है कि छोड़ देते हैं, सोचते हैं यार नौकरी में तो 2 लाख कमा रहे थे. राइट? आउटसाइड अल्कोहल इज वेरी ओपनली अवेलेबल. राइट? यू गो टू अ बहुत छोटा रेस्टोरेंट भी जाओगे, वहाँ अल्कोहल मिल जाएगा, बियर मिल जाएगा, बॉटल बियर मिल जाएगा इफ नथिंग. राइट? बट इंडिया में वो नहीं है. वेरी स्पेसिफिक प्लेसेस विच ओनली सर्व्स अल्कोहल. ऐसे क्यों है? कल्चरल डायस्पोरा अगर आप इंडिया का देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट has never been pro in pushing alcohol and selling alcohol. There are states like Gujarat which are dry, yes. Bihar, right, and even government has its own challenges. I would say infrastructural inefficiency, manpower inefficiency, strategic inefficiency. Revenue government को excise से बहुत ज़्यादा मिलती है, right? But at the same time, government is also scared in terms of giving more licenses. These licenses are also very expensive, if I'm not wrong. So anything which is scarce is very expensive. So government does not give new licenses. There is only X amount of licenses which is in the market in Karnataka. And now the same thing is happening. Trading, you know, it's like trading. So you own a license. Now you will put any number to your license of any value, and I have to buy that. Right? So on papers it can be X, but you are charging me 3X. अभी on average एक license का कितना cost होता है? To buy a license, it's about 3.8 crores. How do you start a restaurant in 3 crores if so the basically license is you 3.8 cannot. crores? Yes, the license is to be rented out, and we pay somewhere around 3.5 lakh rupees per month to just give rent to that license to the person who owns it. Today, owning a license is like owning titanium or platinum. It's so rare commodity, which there are some people who have got 5 to 8 licenses. This is a great business for them because the rental income is coming. And this number has been growing. I think 10 years ago, I remember it was 80 lakhs, 90 lakhs, and now it's exponentially growing. और licensing की बात ना, मुझे ये बतानी थी कि बहुत सारे licenses चाहिए होते हैं. मतलब? एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको फूड लाइसेंसेस, पुलिस लाइसेंसेस, फायर लाइसेंसेस, एनओसी फ्रॉम नेबर्स, बीबीएमपी का ट्रेड लाइसेंस, बहुत. देखो एक ज़माने में हम लिस्ट बनाते थे कि 35-36 लाइसेंसेस चाहिए होते हैं एक रेस्टोरेंट बार खोलने के लिए. और आप अलग अलग लोगों के साथ डील कर रहे हो, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपसे बात कर रहे हैं, एक और आर्काइव्ड लॉज इतने ज़्यादा पुराने हैं फ्रॉम द एज ऑफ डायनासोर्स विच इज़ सो डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट. You need to be someone who's in this business or someone who can guide you. Yeah. At least. Or have a partner like me. Nice. Sir, one thing that keeps popping in my mind is
I run a startup जी. and I was able to raise capital from a VC, राइट right? In the business that you operate in, जहाँ की आप बोल रहे हो कि 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगता है एक बढ़िया जगह खोलने के लिए, are there sources of capital that is available? What Yes. are the top sources of capital? I think it's just like the startup business. First you start raising funds with friends and family, right? अगर आपका छोटा फॉर्मेट है तो फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको हेल्प कर लेते हैं. अब आपने शुरुआत कर ली बिजनेस की तो आपको एक थोड़ी सी सीड फंडिंग चाहिए होगी, तो आप एक कहीं एंजल इन्वेस्टर्स रेस्टोरेंट में बहुत मिलते हैं. अच्छा, okay, 1 करोड़ से 2 करोड़ 3 करोड़ में ना आपको बहुत लोग मिल जाएंगे. okay. बट इट्स अ चॉइस यू हैव टू मेक, हु इज द पर्सन हु यू वांट टू गेट अलोंग. Right. मतलब आज अगर मैं जाऊं और मैं बोलूँगा मुझे 50 लाख रुपए वाला इन्वेस्टर ढूंढना है, मुझे लगता है सब 50 लोग मिल जाएंगे मुझे, मेरे जैसे आदमी के लिए. मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है जिसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में ना हो. 1 से 2 करोड़ वाले लोग मुझे आज बहुत आसाम से मिल सकते हैं. राइट. So angel investors big बहुत है. अब प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको बड़ा फंड चाहिए. बड़ा फंड वाला इन्वेस्टर, बड़ा दिमाग है, बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी टीम भी आती है. वो बिजनेस को समझते हैं, रेस्टोरेंट बिजनेस को. ये बहुत स्केलेबल बिजनेस मॉडल नहीं है, बिकॉज इसमें एंट्री लेवल बैरियर्स बहुत हैं. कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में कोई भी रेस्टोरेंट खोल सकता है. कॉपी कैट ब्रांड्स बहुत आसानी से बन सकते हैं, और लॉन्जिटिविटी का कोई भरोसा नहीं है. टेक कंपनीज में आई वर्कड इन ज़ोमैटो, तो आई अंडरस्टैंड कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया तो वो स्केल हो सकता है. करेक्ट, और उसकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं है, वो चलता ही रहेगा. करेक्ट. तो पावर ऑफ इन्फिनिटी. रेस्टोरेंट्स में एक शेल्फ लाइफ होती है, बोर्डम आ जाती है. 7 इयर्स मेरे ख्याल से एक जनरल टाइमलाइन है, अगर आपने चेन नहीं बनाया तो. इंस्टीट्यूशनल कैपिटल अवेलेबल है, बट लार्ज फॉर्मेट बिजनेसेस के लिए भी है. जैसे कि अब जैसे मैं JSM कॉर्पोरेशन में था, हार्ड रॉक, शीरो, दे रेज फंड्स. सोशल वी रेज फंड फ्रॉम LCAP, and then Piramal's funding is happening, right? But the examples are very less like that. Successful examples are very less. And दूसरी बात ये भी होती है वैभव कि 12 साल का लीज होता है रेस्टोरेंट का. तो जब तक आपका पहला रेस्टोरेंट 12 साल में स्टेबल हो रहा है, और 12 साल में आपने सपोज 50 और आउटलेट खोल लिए, तो 50 में धीरे धीरे वो कम भी हो रहे हैं. करेक्ट, राइट. तो इट्स नॉट अ प्रोडक्ट लाइक टेक्नोलॉजी, राइट. इट्स नॉट अ ऐप. एवरीथिंग इज ऑल्सो रिन्यूअल हुआ नहीं हुआ, दिस इज डिपेंडिंग विद द लैंडलॉर्ड्स मर्सी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ऑपरेशनली किक इन करता है कि यार ठीक है, जगह मिल गया, आर्किटेक्चर मिल गया, बन गया मस्त वाली जगह, बट देन शेफ्स, सर्वर्स, लॉन्ग टेल, आपका जो रॉक्सी चलाने के लिए 200 लोग हैं, वेयर डू यू फाइंड देम? हाउ डू यू फाइंड देम? हाउ डू यू ट्रेन देम? कोई एजेंसीज रहता है जहां मुझे डायरेक्टली एक्सेस मिलता है? Yes, I think for a person who is starting up a business, there are recruitment agencies which will help you. They charge you about 21 days of the employee's salary. That's one of the best ways. Otherwise, this kind of workforce is difficult to find on any platform as such. I can recommend 1 or 2 places like अपना है, निर्मित, हाँ निर्मित का है, वो थोड़ा डिसेंटली हेल्प करता है. बट रेफरेंसेस मेरे ख्याल से आज की डेट में बहुत ज़्यादा है. ऑफ द रिकॉर्ड पोचिंग इज ऑल्सो गुड स्टाइल. सो डू यू, क्या आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, सर्वर अच्छा है तो गिव मी योर कार्ड बोलते हो क्या? हाँ, ये बहुत चलता है. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा चलता है. और मेरे रेस्टोरेंट्स में काफ़ी मेरे खुद के दोस्त आते हैं और मेरे सामने बोल देते हैं, यार प्रवेश तू नहीं होता तो मैं इसको पोच कर लेता. राइट. एंड इट वर्क्स वेरी वेल. लाइक, बट इज दैट अ मैसिव चैलेंज? it is the biggest challenge. लोग, It is the biggest challenge. It's the number 1 challenge in hospitality. what differentiates you from someone who's just starting? उनका डिफरेंस क्या है? लाइक आपके पास क्यों ये एक्सेस है, उनके पास क्यों नहीं है? और मेरे number of years in the industry has given me some sort of expertise/fame. तो हमारे जैसे लोगों के लिए बेनिफिट ये होता है कि हम प्रोफेशनली इंटरव्यू ले लेते हैं. हम इंटरव्यू की रेट कॉम्पिटेंसीज खोल के बैठते हैं और बोलते हैं कि हम नोट्स बना रहे हैं. इवन इफ माई आई इज ड्रॉपिंग डाउन, डोंट वरी. हम उसको बहुत कंडक्ट करते हैं अच्छे तरीके से. उसको इंटरव्यू में ही मजा आ जाता है. उसको समझ में आ जाता है कि सीखने को मिलेगा यहाँ पे. आप एम्प्लॉयज़ को क्या 4 ही चीज़ चाहिए होती है, राइट. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए होती है, सैलरी टाइम पे, इंसेंटिव्स टाइम पे. दूसरा, उनको लर्निंग चाहिए होती है. तीसरा, उनको ग्रोथ चाहिए होती है, प्रमोशन मिल रही है. और चौथा, एक फन एट वर्क एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए. करेक्ट, राइट.
तो स्टार्टअप ओनर्स फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दे देते हैं, सैलरी, फन एट वर्क भी कल्चर क्रिएट कर पाते हैं, बट ये लर्निंग और ग्रोथ वाला एस्पेक्ट ओनर्स नहीं दे पाते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि सिखाना क्या है उसको, करेक्ट। उस बंदे को आगे बढ़ाने के लिए उसको क्या नया ग्रोथ प्लान बनाना है। आज के जो इंटरनेट एज में है हम लोग, व्हाट वी सी इज, फॉर एग्जांपल मेरा बाहर जाना भी काफ़ी कम हो चुका है ऑन अ वीकडे लेवल, एंड वी ऑप्ट फॉर स्विगी और जोमेटो और थिंग्स लाइक दैट। उसका इम्पैक्ट क्या होता है आपके जैसे बिजनेस के लिए, और कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में इम्पैक्ट ज़्यादा है, कौन से टाइप ऑफ बिजनेस में ज़रूरत ही नहीं है? मेरे जैसे बिजनेसेस, रॉक्सी जैसे बिजनेस जो बार्स, रेस्टोरेंट्स और एक्सपीरियंशियल फाइन क्यूजीन वाला रेस्टोरेंट्स है, उनको डिलीवरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमारा जो फूड है वो पैकेजिंग के लिए बना ही नहीं है, राइट? आप पिज़्ज़ा खा सकते हो, अगर आप वही पिज़्ज़ा डोमिनोज में खाओगे और वही पिज़्ज़ा 30 मिनट बाद अपने घर पे खाओगे, उसमें 20 to 30% का डेल्टा होगा, टेस्ट का खराब होगा। करेक्ट। आप फिर भी यूज टू हो बिकॉज वो ब्रेड है और सम टॉपिंग से तो आप खा लेते हो, बट अगर आपको एक अच्छा रावियोली पास्ता खाना है तो घर जाते करते वो थिक हो जाएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। बिरयानी आप कर सकते हो। तो हमारे जैसे रेस्टोरेंट्स के लिए डिलीवरी नहीं बनी है, या हम नहीं बने हैं डिलीवरी के लिए। QSR फॉर्मेट्स और ऐसे रेस्टोरेंट्स जिनका फूड डिलीवरी सेंट्रिक है, वो जनरली फ्राइड फूड्स, बिरयानी फूड्स, pizzas, pastas, which are basics, that can also go into delivery. Got it. But big brews की like places जो breweries है, वो they are big on delivery. Right? Big on deliveries, yeah. ऐसे क्या है difference उनमें? Combination of a brewery which serves a very good food, and the market needs that very good food on delivery. People like you who know that, oh, Big Brewski is a nice ambient place, lovely experience, staff is amazing, good quality food, and at the same time that is also available on delivery. You will obviously, because of the brand value, move to Big Brewski while ordering on Swiggy, Zomato as compared to an unknown territory wala brand. So brand value definitely plays a role, definitely. Just to understand this economics here, right? जो लोग करते हैं, I'm sure you are aware of the unit economics. वो लोग कितना चार्ज करते हैं? How does it play out into the business of Swiggy? Yeah, I think the standard rate varies between 20 to 22% to 24%, which is on the delivery commissions which are going on these days. It's a monster, but nobody can help it. You're almost sharing your profit margins to an aggregator to about 25% of the sale. So you're left with about another 15% of profit, especially on the delivery business. Got it. It's challenging. आजकल dining में भी commissions शुरू हो गए on your GMV, which is once a customer pays through Zomato or Dine Out, they're charging around 5% of that transaction value. Then restaurants तो push करेंगे ना, Zomato से पे मत करो. हाँ, जनरली ऐसा होता है, जैसे जनरली ऐसा होता है, कुछ स्मार्ट रेस्टोरेंट्स करते हैं, बट ये बहुत इंटेंसिव एफर्ट वाला काम है कि हर कस्टमर को जाके बोलें कि जोमेटो से पेमेंट मत करिए या डाइन आउट से, स्विगी से पेमेंट मत करिए, क्योंकि जोमेटो और स्विगी दोनों बैंक डिस्काउंट्स देते हैं कस्टमर्स को। अगर आप कस्टमर हो और आप रेस्टोरेंट में जाते हो और जोमेटो ऐप में आपको 750 रुपीज़ या 1000 रुपीज़ ऑफ मिल रहा है, तो आप उसी से पे करोगे, क्योंकि आपको वो डिस्काउंट चाहिए, इवन इफ द वेटर सेज सर डोंट। अभी रिसेंटली और एक नया चीज़ भी फैल रहा है जो दिखा रहा है कि यार द प्राइसिंग दैट यू गेट ऑन अ ऐप लाइक स्विगी एंड जोमेटो इज डिफरेंट टू व्हाट यू गेट इन द एक्चुअल रेस्टोरेंट। ये मार्कअप कौन डिसाइड करता है? ऐसे करते क्यों हैं? इज दिस टू इंप्रूव मार्जिन्स? रेस्टोरेंट डिसाइड करता है, कौन करता है ये? It's a big debate. In fact, when I was with Zomato, I was completely against this whole process of differential price parity between Zomato and Swiggy rate. I'm talking about aggregators rate being the same rate at the restaurant's menu rate. It should be or it should not be? Why it should be? No, I think it should not be. It's at the authority of deciding the pricing of the product lies in the hands of the product's owner, right? An aggregator cannot become a controller of the business, right? It's the person who is creating a business, putting his money, has the authority to decide what he wants to sell to whom, right? Now, I do get what the aggregators say that आपका restaurant का price कम है, but let it be.
let the customers of these third-party aggregators complain, put a tracker mechanism, and if they don't want to order from this restaurant, let them not order it. In fact, the third-party aggregators should put a star badge and saying that prices are different than the menu prices. Be upfront. Be upfront about it. Yeah, so I think the answer is very clear. Give the power, empower the restaurant owners who are your merchants on the platform, and give them authorities to do business the way they want to do business. Correct. And tell your platform customers that this is how it is. No, I think it's a fair point. ये impact क्या होता है ये discovery platforms के, for example Zomato, Swiggy, उनके ratings. Is there a true impact of discovery and people coming in based on the rating that we see there? Yes. Yeah, I think in today's world, social conformity really rules consumers' mind. And I put it into 3 buckets. Consumers' psychology works on these 3 parameters. If you as a business owner can capture these 3 elements. And I'll explain this one by one. The first one is community. The second one is authority. The third one is scarcity. If a lot of people in the community are doing something, then your customer is bound to follow that. And the rating question comes into this. When you see a rating of 4.9 of a restaurant like Toyota, you will go there more and more and more and more, right? If you go to a Michelin star restaurant where there is a lot of people going, even if you don't like the food, you will still go there. And you'll still say the food was okay. Yes, good. The second thing is authority, right? If someone who is very credible does something, you subscribe to it and say, wow. Like influencers going and eating in restaurants. Absolutely, right? So वो काम करता है. बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल काम करता है. और third है scarcity. Anything which is limited edition has more value. We apply this when we launch a restaurant. We apply this when we launch a beer. इसी के वजह से लोगों को बाहर खड़ा कराते हैं जब अंदर सीट्स होता है. Yes. नहीं, अंदर सीट्स नहीं होती है, ऐसी नहीं है, वेटिंग होता है, रिजर्वेशंस ले लेते हैं. कई बार लोगों का टेबल खाली हो जाता है 10 मिनट पहले, तो हम 10 मिनट तक उनका वेट करते हैं, और उस 10 मिनट में अगर कोई वॉक इन कस्टमर आता है तो उसको शायद बुरा लगता है कि टेबल खाली है, बट वो 9 बजे वाला जो कस्टमर है वो आ रहा है अगले 10 मिनट में, उसके लिए टेबल रिजर्व करना जरूरी हो जाता है. इंटरेस्टिंग. हाउ लॉन्ग डिड इट टेक अ प्लेस लाइक बिग ब्रूस्की जी, Hennur or the one in Sarjapur to turn profitable or to break even? I mean, it's a very confidential thing because both outlets had their own pluses and minuses. COVID was a part of both. Hennur took more time, honestly. What about Roxy? Roxy, we can proudly say that the payback period was less than 13 months. Crazy. Yeah, so this is gold standard. This 13 months is exceptional. Exceptional. This is not easy to achieve. I was quite honestly shocked myself. अभी हम लोग एक क्विक रोल पे क्वेश्चन करते हैं. जी. You are my mentor. आपसे मैं सीख के बढ़िया सा जगह ढूंढ लिया, बढ़िया सा रेस्टोरेंट बना लिया. We have a kick-ass staff. Everything is in there. We are launching in 2 months. और मुझे आपसे एडवाइस चाहिए मार्केटिंग कैसे करा जाए ताकि मेरा भी पे बैक पीरियड 13 मंथ्स हो. ब्यूटीफुल क्वेश्चन. तो मैं आपको एक PLF का फॉर्मूला बोलते हैं, प्री प्रोडक्ट लॉन्च फार्मूला बोलते हैं. PLF. आई हैव रेड दिस बुक कॉल्ड लॉन्च. ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. एक होता है प्री लॉन्च फेज होता है, एक लॉन्च फेज होता है, और थर्ड होता है पोस्ट लॉन्च फेज, राइट? ये तीनों फेजेस को अलग अलग तरीके से आपको मैं गाइड करूंगा. 2 महीने बाकी है आपका. मुझे लगता है 3 महीने पहले लॉन्च के आपको कमिंग सून की एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. इंटरेस्टिंग. राइट? और उसका हाइप क्रिएट करना पड़ेगा आपको, राइट? अगर आपको कुछ इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना है, रेस्टोरेंट रेडी नहीं है, इंटीरियर्स आधा रेडी है, फिर भी आप बुला के एक फूड ट्रायल कराना चाहते हो तो आप करा दो, और उनको बोलो स्नीक प्रीव्यू, डोंट टॉक अबाउट द प्लेस बट जस्ट से कि सो एंड सो रेस्टोरेंट इज कमिंग इन so and so place. Guys, I'm not going to tell you more about it. Stay tuned for more. Another 15 days, 20 days. Right? So you build up this excitement of coming soon. Movies में पहले पोस्टर लॉन्च होता है, ऑफिशियल टीजर लॉन्च होता है, फिर एक गाना लॉन्च होता है, वो गाना वायरल हो जाता है, 100 मिलियन व्यूज हो जाता है. उसके बाद वो मूवी जब लॉन्च होती है तो कितनी खराब मूवी भी क्यों ना हो, 100 करोड़ तो कर ही लेती है. राइट? क्योंकि उसका बिल्डअप इतना स्ट्रांग होता है. तो आपको प्री लॉन्च फेज पे बहुत फोकस करना है. अगर आपने प्री लॉन्च फोकस ठीक नहीं किया तो लॉन्च और पोस्ट लॉन्च का इम्पैक्ट बहुत गंदा आएगा. राइट?
तो आप 80% फोकस करें प्री लॉन्च स्टेज पे। एंड प्री लॉन्च में क्या करना चाहिए? स्नीक प्रीव्यूज, हाँ आपको स्नीक प्रीव्यूज करना है, आपको इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना है, राइट, नैनो इन्फ्लुएंसर्स को बुलाना है जो आपके एरिया वाले हो, राइट। आप अपने कॉर्पोरेट कस्टमर्स को बुला सकते हो फ्री में इनवाइट करने के लिए, राइट। आप अपने फ्रेटर्निटी के लोगों को बुला सकते हो, आप अपने रेजिडेंशियल फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को बुला सकते हो, राइट। उनको बुलाइए जिससे वर्ड ऑफ माउथ फैले। टुडे व्हाट्सएप इज ऑल्सो सो स्ट्रॉन्ग दैट बंदे जाते हैं और अपने व्हाट्सएप रेसिडेंट्स ग्रुप में डाल देते हैं कि अरे यार एक नया रेस्टोरेंट खुला है हमारे बाजू में, राइट। तो द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी इज सो हाई दैट वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट क्रिएटिंग अ रिपल इफेक्ट। अगर मेरे पास एक चीज़ है करने के लिए तो मैं क्या कर पाऊँ? क्या करना चाहिए मुझे? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। हाउ मच डज इट कॉस्ट? You have to hire a good PR agency, let's say 30, 40, 50,000 maybe per month, and then tell them to bring 30 influencers each month. और इन्फ्लुएंसर कुछ पे करना पड़ता है? नहीं, मतलब अगर आपके पास PR एजेंसी है तो नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपको इंडिविजुअली इन्फ्लुएंसर के पास जाना है तो कुछ इन्फ्लुएंसर्स चार्ज करते हैं। एंड ये इन्फ्लुएंसर्स कितने बड़े होते हैं? लाइक हाउ मेनी फॉलोअर्स? जनरली आई थिंक कैटेगराइज कर लो तो आप 10,000 से 30,000 का एक सेट हो जाता है, 3,000 to 1 million का एक सेट हो जाता है, 30,000 to 1 million का एक सेट हो जाता है, एंड द थर्ड बिगेस्ट कैटेगरी इज 1 million फॉलोअर प्लस। तो वो जो 1 million फॉलोअर प्लस है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, उनको पैसे देना पड़ता है, मांगते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप, और मुझे लगता है कि अगर आपको पैसे देने हैं तो एथिकल ब्राइबिंग आजकल की डेट में चलती है, आपको देना चाहिए। पेइंग देम फॉर देयर टाइम? या व्हाई नॉट, आई मीन व्हाई डू यू पे एडवर्टाइजमेंट्स के लिए बिलबोर्ड्स में, राइट? समबडी इज हेल्पिंग यू रीच आउट, सो व्हाई डोंट यू पे दोज इन्फ्लुएंसर्स और ब्लॉगर्स हु आर एक्चुअली asking you money and there's a platform? What's wrong in that? There's nothing wrong in that. Absolutely. It's very okay, ethical. This is great. Pre-launch का हो गया. Pre-launch. Now comes the launch. अब launch के दिन आपको बड़ा noise करना है, right? Launch party जनरली की जाती है जिसमें हुजू को बुलाया जाता है, स्पेशली बार। अगर आपके पास बार नहीं है फिर भी आप, मैं चाहता हूँ कि लोग ये अंडरस्टैंड करें कि उनको लॉन्च अच्छे से करना चाहिए, राइट। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने साउथ इंडियन रेस्टोरेंट खोला, सामने नगाड़े वाले लोग ढोल बजा रहे हैं और नॉइज़ हो रहा है कि अरे ये क्या खुल गया। एवरी ट्रेपासर गोइंग फ्रॉम दैट रोड इज लुकिंग एट एंड सेइंग वाओ दिस इज, ये क्या नया खुल गया, राइट। ये ग्रैबिंग ऑफ अटेंशन, अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं, आपको अटेंशन लेना है किसी तरीके से, तो आपको यू हैव टू मेक नॉइज ऑन द लॉन्च, दैट्स नंबर 2। उस दिन आपको ये बोलना है हर जगह, उस दिन आपके एड्स एक्टिवेट होने चाहिए लॉन्च के दिन, जोमेटो पे, स्विगी पे, इंस्टाग्राम पे अगर आप है। हाउ एक्सपेंसिव ये स्विगी और जोमेटो में एड्स होते हैं और उसका आउटकम क्या होता है? मतलब डू वी पे फॉर अ वॉक इन, डू वी पे फॉर अ क्लिक, कैसे होता है? दो फॉर्मेट्स होते हैं, ऑडियंस को जानना चाहिए कि एक बिलबोर्ड होता है जो आप जनरली आप बिलबोर्ड, एक्चुअल बिलबोर्ड आप फिजिकल लगा सकते हैं, बट ऑन द ऐप अगर आप बिलबोर्ड लगाते हैं तो उसका सिर्फ व्यूज होता है कि हाउ मेनी इंप्रेशंस यू आर गेटिंग एंड ऑल। फेयर पॉइंट, लोग जोमेटो स्विगी पे जाते हैं। दूसरा CPCs बोलते हैं, कॉस्ट पर क्लिक, जिसपे जब कोई बंदा सर्च करता है तो आपके रेस्टोरेंट को ऊपर पुश करके दिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो बोल रहा है एशियन रेस्टोरेंट नियर मी, तो वो आपका रेस्टोरेंट ऊपर आ सकता है अगर आप एशियन क्यूजीन सर्व कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मंथली कितना स्पेंड करते हो इस पे? मैं तकरीबन मैं बहुत स्ट्रैटेजिकली प्ले करता हूँ इसको, मैं कंटिन्यूसली नहीं प्ले करता हूँ। जिस मंथ में मेरा बिजनेस कम होने वाला है उस महीने में ज़्यादा एड स्पेंड करता हूँ। टिपिकली फॉर मी बिटवीन जोमेटो स्विगी इट कम्स टू अराउंड 2.5 to 3 lakhs पर मंथ। एंड उसका क्या 3 lakhs का इम्पैक्ट क्या होता है? कितने लोग आपको लगता है उसके वजह से आते हैं और कितना रेवेन्यू आता है? आई थिंक ये नंबर पे फोकस करना इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टिंग वे टू मच, ओके, राइट। फॉर मी आपकी लाइफ इंश्योरेंस है तो मुझे लगता है हर ब्रांड को भी एक इंश्योरेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है, एंड दैट इज दिस। इफ यू आर नॉट, विजिबिलिटी आपकी कमजोर है और अगर कंपटीशन ब्रांड आपका आ रहा है वो डाल रहा है तो आप आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाली बात है। सो फॉर मी एडवर्टीजमेंट इज एन इंश्योरेंस ऑफ द ब्रांड रादर देन एन इन्वेस्टमेंट टू गेट द रिटर्न्स। very interesting approach. Okay, coming back to the and then the post launch phase में आप अपने प्रोडक्ट और अपने एम्प्लॉइज और अपने अंदर के ऑम्बियंस को पुश करिए, राइट। और इंस्टाग्राम पे पुश करिए। आपका पूरा फोकस ये होना चाहिए कि एक्सपीरियंस ऑफ द ब्रांड वो खराब नहीं होना चाहिए पोस्ट लॉन्च पे। वो फर्स्ट 3 months आपको फ्लोर पे रहना है और
फिजिकली एक्टिव रखना है अपने आप को, ताकि आप सुबह से शाम तक काम करें, फ्लोर पे कस्टमर से बातें करें. वो पोस्ट लॉन्च फेज इज एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन एक था मेरे लिए कि यार थोड़ा बैकवर्ड जाना पड़ेगा इसके लिए. हाउ डू आई डिटरमाइन द राइट लोकेशन फॉर द रेस्टोरेंट और द बार दैट आई वांट टू ओपन? क्या फैक्टर्स होते हैं उसके लिए? एक तो मैं यहाँ पे प्लग इन डालूंगा. जोमेटो में मैंने काम किया, तो जोमेटो ट्रेंड्स का मैंने एक माइक्रो साइट क्रिएट किया है. कभी भी आप गूगल करें तो आपको पता चल जाएगा. इट टॉक्स अबाउट अ हीट मैप ऑफ एनी पिन कोड in the country. It's publicly available. It's publicly. It's an open source platform where you can see which market has got how many restaurants, in what cuisine, and what are the orders which are coming into that market. Essentially, when we talk about picking up the right location, as I mentioned earlier also, it's finding the gap between the demand and supply. Right? Market A और market B में कितने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और कितने इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ये जानना ज़रूरी है. और मार्केट ए में टेकर्स कितने हैं उस क्यूजीन के, और मार्केट बी में टेकर्स कितने हैं. ये कोई ज़रूरी नहीं कि मार्केट ए में 10 रेस्टोरेंट्स इंडियन के ऑलरेडी हैं और मार्केट बी में 5 रेस्टोरेंट्स है तो इधर ही खोलना चाहिए. इट डजेंट वर्क लाइक दैट. इट वर्क्स कि अगर 10 के 10 पैक्ड हैं और यहाँ पे 5 के 5 में से 3 खाली हैं, सो यू हैव टू टॉक अबाउट द सप्लाई इनसफिशिएंसी प्लस द डिमांड अराउंड इट. राइट. थोड़ा सा ये डेटा लोगों को रिसर्च लेगवर्क बोलते हैं ना, लेगवर्क, कि आप जाइए सामने खड़े होइए. और सबसे इम्पॉर्टेंट हैक ये है कि जोमेटो डिलीवरी और स्विगी डिलीवरी वाले बंदों को पकड़िए, उनको पूछिए. उनको मैं सच बोलता हूँ, काफ़ी टाइम अगर आप देखें कि रेस्टोरेंट्स के बाहर जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं, बिजी रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनके बाहर चले जाइए, 8-10 लोग आपको मिल जाएंगे. Correct. ऐसे डिलीवरी. उनसे पूछिए कि यार कौन सी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा ऑर्डर जाता है, या इस रेस्टोरेंट को छोड़ के कौन से और टॉप 5 रेस्टोरेंट्स से आप ऑर्डर पिकअप करते हो. आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कुजीन बिक रही है और किस रेट पे बिक रही है. अगर आप, और यही चीज़ अगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जाना है तो जोमेटो ट्रेंड सर्च कर लीजिए. बट ये लेगवर्क करना बहुत जरूरी है. जो इनसाइट्स आपको डिलीवरी वाला बंदा बताएगा ना, वो तो कोई भी नहीं बताएगा आपको. वो गोल्ड माइन है आपके लिए. 5 years, 10 years from now, with AI coming into the picture, with so much of tech coming into the picture, क्या लगता है आपको ये इंडस्ट्री कैसे इवॉल्व होने वाला है? देखो, रोटी कपड़ा मकान तो हमेशा बिकता है. बिकेगा तो है. और हमेशा बिकेगा. होने सिर्फ ये वाला है कि टेक्नोलॉजी की वजह से चीज़ें और आसान होने वाली हैं, प्रोसेसेस बहुत आसान होने वाले हैं, डिपेंडेंसी ऑन मैन पावर थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि आपके इक्विपमेंट्स ही अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से चीज़ों को टाइम बेस्ड, टेम्परेचर बेस्ड अपने आप कुकिंग कर सकते हैं. रोबोटिक्स का काफ़ी इन्फ्लुएंस हो रहा है. तो आगे आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन होने वाला है, और जो रेस्टोरेंट्स का क्वालिटी अच्छी नहीं है, सर्विस अच्छी नहीं है, और जो वैसे ही चल रहे थे वो बंद होने वाले हैं. और जो अच्छे रेस्टोरेंट जो कॉम्पिटिटिव हैं, जिनको पता है गेम क्या है, जो खुद से खड़े होकर गेम प्ले कर रहे हैं और साइंटिफिक इंटेलिजेंस के साथ गेम प्ले कर रहे हैं, वो सर्वाइव कर जाएंगे. और ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स, बार्स काफ़ी बंद हुए हैं. आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपको पता होगा बैंगलोर में हर हफ्ते नया ब्रूरी, नया रेस्टोरेंट खोल रहा है. और मैंने आपको ये भी बताया कि बार लाइसेंस लिमिटेड है. कहाँ से आ रहे हैं? तो ये बार लाइसेंस कहाँ से रहे हैं? तो वो जो बंद हो रहे हैं वही ट्रांसफर कर रहे हैं अपने लाइसेंसेस नए बार्स में. राइट. तो एट द एंड ऑफ द डे द CN9 लाइसेंस इज द सेम, द बार लाइसेंस आर द सेम, बट विच आर द वंस शटिंग डाउन? द वंस विच आर वेरी स्मॉल. वो कह रहे भाई अब हमसे बिजनेस नहीं हो रहा, हम 20 लाख कर रहे हैं, हमें प्रॉफिट 2 लाख का हो रहा है, छोड़ो यार किसी और से करवा लेते हैं. What are your future plans? अभी तो रॉक्सी बन गया. मुझे चिल करना है लाइफ में. I am a person who like traveling. I like my work-life balance. I'm very passionate, and I'm lucky that my passion and profession is same. I'm not a kind of entrepreneur or a person who would want to be in the race of IPOs. With due respect to the people who have done this, I think I'm not designed for that. I would like to scale it up. My future plans is to take my business at its own pace. 8-10 आउटलेट बन गए मेरे, तो मैं बहुत खुश हूँ और लाइफ को एंजॉय करूँगा जिस तरीके से. Would you build it as Roxy going forward? Multiple brands, because I like there is a little bit of a creative piece inside me, so I like creating new brands. The one which is coming soon, part of the pre-launch formula is to tell you that we are calling it Helen's Place. Nice. It's a Porto bar, it's a Portuguese-looking place, and world cuisine, and very casual and very fun, and the concept is basically on a theme called Joy of Living, which we have forgotten today. Negative reviews जब आता है, कोई complaints आते हैं, उसको कैसे आप
effectively handle कर सकते हो? LAST, listen, apologize, solve the problem, thank the guest. Listen to the customer, do not give your inputs, just keep quiet and listen. Let the negative customer, the person who has got a negative experience, वो आपको बात करना चाहेगा, उसकी बात सुनिए, उसको मत समझाइए कि आपका प्रॉब्लम क्या था, आपकी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम नहीं है. दूसरा, अपोलोजाइज करिए बिल्कुल, और सही दिल से अपोलोजाइज करिए, सिर्फ सॉरी नहीं बोलिए. आप ये बोलिए कि अगर मैं आपकी जगह होता तो शायद मुझे भी इतना बुरा लगता. उसको अपोलोजाइज कर, सॉल्व करिए, उसका नंबर लीजिए. अगर आप तुरंत सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसका नंबर लीजिए, उसका नाम लीजिए, उसको वापस कॉल करिए, उसको बताइए कि ट्रेनिंग आपने ठीक कर ली, अपने प्रोडक्ट को ठीक कर लिया, और वापस इनवाइट करिए. एक नए कस्टमर को अपने रेस्टोरेंट में जाना, बुलाना, और एक नेगेटिव कस्टमर्स को वापस लेके आना, मुझे लगता है सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. And it'll have a 5x impact. 5x इम्पैक्ट, राइट. एक नेगेटिव रिव्यू लिखा, वो बंदा आपके लिए पॉजिटिव रिव्यू भी लिख सकता है, राइट. लेकिन उसको वापस बुलाना बहुत ज़रूरी है, और बाद में उसको थैंक यू बोलिए बिजनेस देने के लिए, क्योंकि आज की डेट में कंप्लेंट्स शुड बी टेकन एज कॉम्प्लीमेंट्स, राइट. 10 में से चलिए 2 चीज़ें अनजस्टिफाइड हो सकती हैं, बट ऑन एन एवरेज द लॉ ऑफ एवरेज सेज दैट आपके रेस्टोरेंट में सारी चीज़ें तो नेगेटिव नहीं हो सकती. Correct. This was lovely. Thank you so much. Thank for you so taking much, the ma'am. time. It was lovely talking to you, and all the best. Thank you. Thank you. Good luck for your new bar as well. Bar Thank plus you. restaurant. Thank you. Thank you. Thank you so much.